जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। वैसे तो कोरोना वायरस का सब फैल रहा है और आप लोग जो हैं काफ़ी एहतियात करें इसके लिए, ठीक है? क्योंकि जो है उसमें काफ़ी केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और जो है आपके जो मेन सिटीज़ में जो है ये जो है ख़ासा जो है ना सिर्फ फैल रहा है बल्कि जो है ना लोग कैरी भी कर रहे हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और हालांकि उन्हें पता है कि वो कोरोना वायरस के शिकार हैं, लेकिन वो फिर भी वो एहतियात बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि दूसरों को लगेगा या नहीं लगेगा। सो आप अपनी एहतियात जो है ना खुद करें, ठीक है? आज के जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है प्रॉब्लम नंबर 3.6 है, उसको जो है मैं सॉल्व करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि उसको जो है ना कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली इस क्वेश्चन जो है कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना था। सो 3.6 क्वेश्चन को जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं। ये आपके पास जो है ना एक कंपनी है एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस के नाम से, ठीक है? उसका आपके पास ऑलरेडी जो है वो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक है? आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी क्लोजिंग जो है आपने करनी है अकाउंट में, वो आपने अकाउंट्स को एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर, ठीक है? यहाँ पे आपको जो है वो जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है वो पहले से आपको गिवन है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं हमें हमें सबसे पहले तो कहा हुआ है कि आप प्रिपेयर करें इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स ऑफ ओनर्स इक्विटी, ठीक है, फॉर द ईयर दिसंबर 31/2001। और आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 31 दिसंबर 2001 की, ठीक है? इसमें कोई भी आपका जनरल का लेजर वाला काम नहीं है, आपके पास ऑलरेडी जस्ट ट्रायल बैलेंस गिवन है। आपने क्या करना है, आपने उसका आगे का काम करना है, यानी कि आपके इनकम स्टेटमेंट से स्टार्ट लेना होगा। इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ओनर्स इक्विटी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। और उसके अलावा सी पार्ट में उन्होंने एक ऐसी बात की हुई है कि आपको एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है। जो एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस की जो है वो सेटिंग द डेप्रिसिएशन रेट फॉर बिल्डिंग, ठीक है? सो इसमें जो आपकी जो डेप्रिसिएशन होती है वो मैं आपको बता दूं कि आपकी डेप्रिसिएशन जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है, आपकी जो है मैन मेड चीज़ें होती हैं, यूँ समझ लें, ठीक है? जैसे ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, आपकी बिल्डिंग है, तो उसकी जो है आपकी जो होगी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है? लैंड की आपकी डेप्रिसिएशन नहीं होती है, सही। सो यहाँ पे हम लोग जो है वो देखते हैं क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले उसने क्या कहा, आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट आप कहाँ से बनाना शुरू करोगे? आपके पास जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है वो हमेशा एक मैनेज्ड फॉर्म में होता है, ठीक है? आप सबसे पहले ऊपर एसेट्स आ रहे होते हैं, नीचे फिर उसके बाद आपकी जो है ना लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी आती है। ओनर्स इक्विटी के नीचे आपके पास ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स के बाद आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है, कंसल्टिंग फ़ी अर्न से लेके ये आपके पास जो डेप्रिसिएशन वाला है। जो कंसल्टिंग फ़ी अर्नड है ये तो आपको पता है, ये आपका क्या होगा, रेवेन्यू होगा, ठीक है? जो रेवेन्यू के नीचे जो आपके पास जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नज़र आ रहा है, जो इंश्योरेंस एक्सपेंस नज़र आ रहा है, ये सारा आपका क्या पोर्शन है, ये आपका एक्सपेंस वाला पोर्शन है। एक्सपेंस वाला पोर्शन जो होगा वो आपका जो होता है कंसल्टिंग फ़ी रेवेन्यू आपके अर्न जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 487200, ठीक है? सो ये आपके पास है कंसल्टिंग फ़ी अर्न। और जो आपके पास दूसरे है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वगैरह, वो आपके उसके जो है सब्ट्रैक्ट करोगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बिल्डिंग, ठीक है? इन सबको आप एडअप करोगे और आप कंसल्टिंग फ़ी अर्न से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सही है? सो आपके पास जो है वो आ जाएगा 34,740 आपके पास जो है एक्सपेंसेस को टोटल करने से आएगा। फिर उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कंसल्टिंग फ़ी अर्न से, तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या होगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। ये मेरा ख्याल था आप मुझे बताओगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने ये बताया, आपके पास नेट इनकम आएगा क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है? ये आपके पास होगा नेट इनकम, ठीक है? सो ये आपके पास होगा नेट इनकम आ जाएगा। और नेट इनकम जो आपके पास ये आएगा वो आपके पास है आपका, यानी कि आपके पास फर्दर मैंने आपको पिछली जो है लेक्चर में भी बताया था, आपके किधर जाएगा, ओनर्स इक्विटी में जाता है, ठीक है? सही है। अब ओनर्स इक्विटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओनर्स इक्विटी मैंने आपको पिछले बार इसका फॉर्मेट भी बताया था और वो आपका फॉर्मेट सेम रहता है। सबसे पहले जो है आपके पास चला जाता है, आपके पास कैपिटल आपके पास आएगा, ठीक है? जो आपके पास कैपिटल है उसमें आप करोगे
ऐडअप करोगे जो हमारे पास अभी नेट इनकम आएगी, ठीक है। आप नेट इनकम को ऐडअप करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आप उसमें से ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट करोगे ओनर्स की, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल। सही है। सो हमने कैपिटल को इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया। आपके पास आ गया फ्रैंक के एल एडम, कैपिटल आपके पास आया, ठीक है। वो आपके पास जो था 230,300 आपके पास है एडम कैपिटल, उसमें आपने नेट इनकम को ऐडअप किया, आपके पास आएगा सब टोटल, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर आपका ये फॉर्मेट नहीं होगा तो अगर आपने सब टोटल नहीं लिखा तो इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। इस पोर्शन के भी नंबर होते हैं, या ये वाला पोर्शन इसका भी आपके 2 मार्क्स होते हैं। आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अगर आपका जो है 15 मार्क्स का है तो आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, या फिर आपके पास जो है ये वाला जो है इसमें सब टोटल अगर आपने नहीं लिखा तो आपके जो है एक नंबर कट जाता है। सही है। सो इस बात को ध्यान में रखना है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लेस करोगे आप ड्राइंग्स को तो आपके पास आ जाएगा एडम का कैपिटल जो आपने बैलेंस शीट में लेके जाओगे, ओके। सो ये आपके पास आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास, हमने क्या बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी। पार्ट बी हमारे पास था कि हमें बैलेंस शीट बनानी है। सही। सो बैलेंस शीट के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, बैलेंस शीट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप समझे रेडीमेड क्वेश्चन है। सही। ये आपके पास शुरू में गिवन है, जितने भी आपके ऊपर नज़र आ रहे हैं जो आपके पास यहाँ पे है, जो आपके पास यहाँ पे आपके पास जो है ऑफिस इक्विपमेंट की जो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, यहाँ तक नोट्स पेबल से ऊपर ये आपके पास एसेट्स हैं। दूसरा वाला पोर्शन जो है वो आपका यहाँ पे बनता है नोट्स पेबल से लेके आपका जो है उसके जो है आपकी कैपिटल तक। सही है। ड्राइंग्स नहीं, कैपिटल तक, यहाँ तक ये आपके पास लाइबिलिटीज़ में चला जाता है। सही है। तो हम क्या बनाएंगे, इसी तरीके से जो है आपके पास जो है बन जाएगा, एसेट्स आपके आ जाएंगे। एसेट्स में यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट में आप लोग को क्या करते हो, बैलेंस शीट में एक चीज़ डिफरेंट होती है, आपको यहाँ पे बिल्डिंग में से जो है लेस करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिखना पड़ता है इस जगह पे टोटल को, ठीक है। सो ये आपके पास जो फर्स्ट कॉलम होता है ये आपका ऐड सब्ट्रैक्ट का कॉलम होता है। सेकंड वाले कॉलम में आपको जो है राइट अमाउंट देनी होती है। सही है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बिल्डिंग में से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट भी मैन मेड है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था मैन मेड चीज़ों का हम जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, और उसका फिर टोटल एसेट्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी का भी हमने यही काम किया है। सही है। लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी। सो यहाँ पे हमारे पास है नोट्स पेबल, हमारे पास आ जाएगा अकाउंट्स पेबल आ जाएगा, टोटल लायबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। फिर ओनर्स इक्विटी में आपके पास जो है ना फ्रैंक एल एडम कैपिटल भी आपके पास आ जाएगा, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था अपना स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में, ओके। सो वहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा टोटल लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी बन जाएगा। इसने क्वेश्चन में उसने क्लोजिंग एंट्रीज नहीं मांगी हुई तो हम क्लोजिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर वो क्लोजिंग करता है तो हमें क्लोजिंग देनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास आएगा, वो कहता है कि एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग जो है आपको कैलकुलेट करनी है, और उसका कैलकुलेट करने में उसने हमारे पास 2 चीज़ें गिवन है। सही है। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास जो है बिल्डिंग की और उसने ऑफिस इक्विपमेंट की कही हुई है कि आपको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो है अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए नहीं उसने कहा हुआ, हमारे पास अमाउंट ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। उसने ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग की देखेंगे तो आपके पास जो है वहाँ पे उसने बिल्डिंग की प्राइस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास जो है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी जो है वो अभी आपके पास जो है यहाँ पे गिवन है। ये रहा आपके पास बिल्डिंग का एनुअल डेप्रिसिएशन, और ऑफिस इक्विपमेंट का भी एनुअल डेप्रिसिएशन आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। उसके लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा कैलकुलेट होता रहता है, जितने साल हो गए में कैलकुलेट होता रहा है वो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिंगल जो है ना देखनी है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम लोग चेक करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों में भी हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो तमाम है, एडअप हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है ना, जो इस बात पे आप कंफ्यूज हो रहे हो वो ये है कि आप लोगों को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है यहाँ पे गिवन है। सो फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है इसका, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है, एक्चुअल फॉर्मूला जो हमारे पास डेप्रिसिएशन का वो ये है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब जो है हमारे पास यूज़फुल लाइफ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास गिवन ही है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है
इस मंथ का हमारे पास जो है ना ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ हुआ है, वो है 4200। सही। सो यहाँ पे यूज़फुल लाइफ जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये इसकी जगह पे चला जाएगा। ओके, यानी कि ये अपनी अदला बदली कर लेंगे। सही। सो यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, आप लोगों के पास ऑलरेडी गिवन थी, उसमें आपने जो है डिवाइडेड बाय किया एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, यानी कि आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास 1,26,000 को डिवाइडेड बाय करेंगे 4,200 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स। उसी तरह बिल्डिंग हैज़ बीन इन यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स कंप्यूटेड एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, यहाँ पे आपके पास सेम प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे पास जो है एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास गिवन है, ईयर्स हमारे पास गिवन नहीं थे। सेम फार्मूला, सेम मेथड, आपने उसी तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 8 ईयर्स, ठीक है। जो बिल्डिंग का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 30 ईयर्स है, ठीक है। और उसमें से जो है 8 ईयर्स जो है आपके जो, ठीक है, सो आपने अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपके जो है बिल्डिंग हैज़ बीन इन यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स, ठीक है। जो अब आपने जो बिल्डिंग है वो 8 ईयर्स जो है उसमें आपकी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो अब तक यूजेज हमने कैसे निकाला है, उस सेम मेथड आपके पास जो है बिल्डिंग का इस तरीके से, अगर आपका ऑफिस का भी कहना तो आपने ऑफिस का भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर आप डिवाइडेड बाय करोगे 4,200 से, तो आपके पास 8 ईयर्स, यानी कि 8 ईयर्स तक का अभी तक आपने जो है आपका जो है वो बिजनेस जो बिल्डिंग की जो है कि आपने जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है। सही। सो एक्चुअल में उसके 30 साल है, मगर आपने 8 साल अब तक जो है बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके एडअप की हुई है। सो दैट्स द जो है हमारे पास आंसर आ गया। ओके, सो यहाँ पे आपके पास जो है, अब आपके पास जो ये असाइनमेंट का एंड है, ये आपके पास असाइनमेंट का एंड है, ठीक है। ये आपके जो असाइनमेंट के एक क्वेश्चन मैंने आपको 3.6 दिया था, लेकिन अभी मैं आपको मज़ीद क्वेश्चन सेंड करती हूँ, आपकी ग्रुप पे सेंड कर देती हूँ, और उसकी ड्यू डेट जो है वो कमिंग वेडनेसडे की है। और जिसने मुझे असाइनमेंट सबमिट ना करवाई, याद रखिएगा आपके मिड टर्म्स होने वाले हैं ऑन 28 से स्टार्ट हो रहे हैं। जिसकी असाइनमेंट मुझे नहीं मिली, मैंने उसके मिड टर्म में जो है 50% मार्क्स काट लेने। ओके, सही, ठीक है, चलें बस, ठीक है, यहीं पे हम ना आज का लेक्चर का एंड करते हैं।